सभी आते हैं, लेकिन उन दो ग्रेट लीडर्स की ना बात ही अलग थी। उन्होंने भारत को इस कंडीशन से बचाया था जब कोई सोच भी नहीं रहा था कि भारत अब बचेगा। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के वो ग्रेट लीडर्स कौन कौन से हैं जिन्होंने भारत को एक बार नहीं बल्कि 2 बार बचाया है, और किस तरह से बचाया है ये भी आज की वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने वाला है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल कॉम्बाइन एजुकेशन। मेरा नाम है गरम महाजन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी। जी हाँ, ये जो आज की वीडियो होने वाली है इसमें हम कांग्रेस पार्टी के उन 2 लीडर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने भारत को इन कंडीशन से बचाया, ऐसी कंडीशन से बचाया जहां पे कोई भी नहीं सोच रहा था कि भारत अब बच भी पाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि भारत पे फिर से कोई गुलामी आ जाती या कोई देश कब्जा कर लेता, लेकिन भारत की कंडीशन को इंप्रूव करने में इन 2 ग्रेट लीडर्स का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की, तो देखो लीडर जो है वो हर एक परफेक्ट होते हैं। अब जो आदमी हजारों लाखों की भीड़ से निकल के आगे आया है और लीडर बना है, लाखों लोगों की भीड़ से निकल के एक लीडर बना है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छे ट्रेट तो होंगे तभी वो एक लीडर बना है। अब कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की बात करें तो महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये सारे ग्रेट लीडर्स आते हैं कांग्रेस पार्टी के। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के उन 2 राजनेताओं की जिन्होंने भारत को बड़ी विकट समस्याओं से बचाया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। पहला आदमी पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से इन दोनों ने भारत को बचाया, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी इन दोनों को और किस तरह से इन्होंने उन प्रॉब्लम्स को फेस किया और भारत को पटरी पे लाया, भारत की कंडीशन को इंप्रूव किया। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं नेहरू जी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने थे 1947 में। वहां पे जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, इंटरिम गवर्नमेंट। अब इंटरिम गवर्नमेंट का मीनिंग क्या आता है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, गवर्नमेंट का मीन आता है सरकार। गवर्नमेंट का मीन सभी को पता है कि गवर्नमेंट क्या है, कुछ लोगों का ग्रुप है जो इलेक्ट किए जाते हैं पब्लिक द्वारा। हम लोग उनको इलेक्ट करते हैं और वो लोग क्या करते हैं, मतलब रूल्स बनाते हैं। उन ग्रुप ऑफ बॉडी को क्या बोलते हैं, हम गवर्नमेंट बोलते हैं। लेकिन व्हाट्स अबाउट इंटरिम गवर्नमेंट, व्हाट इज इंटरिम गवर्नमेंट? तो देखो, एनी गवर्नमेंट दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द सडन रेवोल्यूशन और मूवमेंट, इट इज नाउन एज इंटरिम गवर्नमेंट। कि जो गवर्नमेंट किसी सडन रेवोल्यूशन के बाद फॉर्म्ड होती है, जब कोई मूवमेंट के बाद फॉर्म्ड की जाती है, उसको हम बोलते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। अब 1947 में देश के पहले प्रधानमंत्री जी बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो वहां पे कोई इलेक्शन नहीं हुए थे, इलेक्शन नहीं किए गए थे। वहां पे कमेटी बेस्ड जो है वो चर्चा की गई थी और इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी जिसके हेड बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। एक चीज क्लियर। अब 1947 में जब नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने ना, तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि भारत कभी भी प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएगा, जहां कभी भी डेवलपमेंट की रेस में आगे जा पाएगा। क्योंकि 1947 में अगर हम बात करें तो देश की जो कंडीशन थी ना वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। देश की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। उस कंडीशन से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पॉलिसीज के थ्रू, अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू ऐसी ऐसी स्कीम्स निकाली जिसकी वजह से उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को
और भारत की सामाजिक व्यवस्था को पटरी पे लाया और भारत में प्रगति का काम जो है वो आगे बढ़ा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो 1947 में जब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई और नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो आया वो आया यूनिफिकेशन का। मतलब भारत की जो यूनिफिकेशन करनी है वो किस तरह करनी है। भारत 545 प्रिंसली स्टेट्स में जो है वो डिवाइड था, 575 सॉरी 575 प्रिंसली स्टेट्स में जो है वो भारत डिवाइड था। अब उन सारी रियासतों को इकट्ठा करना था, इसलिए नेहरू जी जो हैं वो पहुंचे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास। पटेल जी, भारत की यूनिफिकेशन हमें करनी ही पड़ेगी, हम भारत को ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप चिंता मत कीजिए नेहरू जी, मैं कोई ना कोई तरकीब सोचूंगा और भारत की यूनिफिकेशन करूंगा। आप तो नेहरू जी सरदार पटेल जी के पास पहुंचे। सरदार पटेल जी ने अपने एफर्ट्स लगाए, जिनकी वजह से भारत जो है वो एक यूनिफिकेशन अपनी पा सका। मतलब भारत एक जो है यूनाइटेड नेशन बन सका, जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग होगा। नहीं तो किसी ने भी नहीं सोचा था 575 रियासतों का कभी भी मेल हो पाएगा। लेकिन इट इज ऑल अबाउट द एफर्ट्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी दैट इंडिया वाज अचीव्ड यूनिफिकेशन इन इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। कि ये नेहरू जी का और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आपसी जो है वो एफर्ट्स हैं, जिनकी वजह से भारत जो है एक साल के अंदर अंदर यूनिफिकेशन जो है कंप्लीट कर सका। तो इसके लिए दाद देनी होगी नेहरू जी को। दूसरा, देखो, जब भारत में 1947 के बाद अंग्रेज भारत को छोड़ के चले गए, तब भारत में अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें ना, इंडस्ट्रीज, तो टोटल इंडस्ट्रीज थी 70। 1947 में 70 इंडस्ट्रीज थी। लेकिन 1964 में जब नेहरू जी की डेथ होती है, 1964 में जब नेहरू जी की डेथ होती है, तब भारत में टोटल इंडस्ट्रीज थी 700। तो नेहरू जी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया। अब देखो, इंडस्ट्रीज जैसे ही हमारे देश में बढ़ी, जैसे हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, वैसे ही क्या हुआ, हमारे देश की इकोनॉमी जो है वो भी तीव्र गति से बढ़ी। नहीं तो किसी ने सोचा नहीं था 1947 में आजाद हुआ देश 1947 का युद्ध जीतेगा पाकिस्तान से, 1962 में चाइना के साथ जंग करेगा, फाइट करेगा, 1965 का युद्ध जीतेगा स्टार्टिंग में। इट इज ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ नेहरू जी, जो उन्होंने इकोनॉमी को इतना स्टेबल रखा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया कि हमारी इकोनॉमी जो स्टेबल रही और हमने कमाल की जो प्रोग्रेस है वो अर्ली ईयर्स में ही अचीव कर ली थी। तीसरी जो प्रॉब्लम आई थी उनके सामने वो थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, इस चीज को समझ लो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज, आपकी जो एवरेज एज है ना उसको दर्शाते हैं कि जब एक पर्सन जो है उसका बर्थ होता है तो उसकी जीने की पॉसिबिलिटी कितने ईयर्स की है ये हम दर्शाते हैं। ये निकलती कैसे है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मान लो एक एरिया में 10 लोग हैं, 10 लोग, और कोई 60 की एज में किसी की डेथ होती है, किसी की 30 की, किसी की 70 की, तो उन 10 को प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 10 के साथ डिवाइड कर देते हैं। फिर जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी भाई सिर्फ 32 इयर्स। लेकिन जब 1964 में नेहरू जी की डेथ हुई तब भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहुंच चुकी थी 61 इयर्स। मतलब उन्होंने हेल्थ सेक्टर को जो है वो प्रमोट किया था, हेल्थ सेक्टर को भी उन्होंने प्रमोट किया था। 1960 के आसपास एक सॉन्ग रिलीज हुआ था भारत में जिसने ना भारत की कंडीशन को बड़ी अच्छी तरह से जो है वो बयान किया था, बड़ी अच्छी तरह से उसको मतलब डिफाइन किया था भारत की कंडीशन को। वो गाना क्या था, उनकी कुछ चंद पंक्तियां हैं जो मैं आपको सुनाऊंगा। आप भी मतलब हैरान हो जाएंगे कि उस टाइम के जो सॉन्ग थे ना
वो देश की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो बनती है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सिर पे लाल रूसी टोपी, लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अब ये जो लाइन्स है इनसे आपने क्या समझा? ये जो लाइन्स हैं इनसे आपने क्या समझा कि मेरा जूता जो है वो जापान से है, मतलब हम जितने भी चीजें मंगवा रहे थे वो जापान से मंगवा रहे थे, मैक्सिमम चीजें जो है वो जापान से मंगवा रहे थे। पतलून जो है वो इंग्लिश थी, मतलब टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस जो है वो हम इंग्लैंड वालों से ले रहे थे। रशिया से हम मैक्सिमम चीजें जो है उस पर डिपेंड कर रहे थे। हम जो फूड है वो रशिया और यूएसए से कंबाइन मिलके ले रहे थे। उस कंडीशन में ये आदमी गद्दी पे बैठता है और 1952 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान चलाता है एग्रीकल्चर को लेके। नेहरू जी एग्रीकल्चर को लेके फर्स्ट 5 ईयर प्लान चलाया, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर सिचुएशन जो है वो इंप्रूव हुई। अब ये जो कांग्रेस का नया स्लोगन आया ना, हाथ बदलेगा हालात, तो हाथ नहीं, हाथ यानी कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल है उसने पहले भी हालात जो है वो बदले हैं भारत के, ऐसी बात नहीं है। 1947 के भारत को देख के कोई ऐसा कह नहीं सकता था कि भारत आज यहां तक पहुंचेगा कि और कुछ सालों में वो विश्व गुरु बन जाएगा, वो विश्व गुरु बन जाएगा। तो नेहरू जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। बड़ा हम बात करते हैं अगला, तीसरी प्रॉब्लम उनको क्या आई थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेके। और लास्ट जो प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम आई थी वो आई थी लिटरेसी रेट। देखो जब 1947 में भारत आजाद हुआ तब भारत का लिटरेसी रेट सिर्फ 35% था, यानी 100 में से सिर्फ 35 लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, जो लिटरेट थे, जो एजुकेटेड थे। लेकिन 1964 में जब नेहरू जी की डेथ हुई तब ये जो हमारा लिटरेसी रेट है ये 62 तक जा पहुंचा था। तो ये सारे स्टेप ये बयां करते हैं कि किस तरह से नेहरू जी ने हमारे भारत को संभाला था और भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव किया था। तो ये तो बात हुई पहले लीडर की, नेहरू जी की। अब हम बात करते हैं सेकंड लीडर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उन्होंने किस तरह से भारत को संभाला, उन्होंने ऐसा क्या किया ताकि जिससे हम उन्हें याद करते हैं एज अ ग्रेट लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। चलिए जो हमारे सेकंड लीडर हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्हें ये कैटेगरी मिली है ग्रेट लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं भारत के 2004 से लेके 2014 तक। लेकिन जो उन्होंने भारत के लिए किया ना वो अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप में नहीं किया, बल्कि वो पीवी नरसिम्हा राव की प्राइम मिनिस्टरशिप में किया। बात करते हैं पूरी। देखो 1991 की बात है, 1991 भारत के लिए एक बड़ा ही ऐतिहासिक साल है, बड़ा ही ऐतिहासिक साल, क्योंकि 1991 में कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आज भी तीव्र गति से हो रही है। जो कांग्रेस पार्टी ने ऐसी पॉलिसीज चलाई जिसका फायदा आज तक एनडीए गवर्नमेंट भी ले रही है। एनडीए गवर्नमेंट भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उन पॉलिसीज का बेनिफिट जो है वो ले रही है। देखो 1991 में भारत पे आया था इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ क्या था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ना वो बिगड़ गई थी और भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो सिर्फ $6 बिलियन का बचा हुआ था। $6 बिलियन जो सिर्फ 14 दिन की जरूरतों के लिए बचा था। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप ऐसा कह सकते हैं जैसे कोई पर्स है उसमें पैसे है। मान लो आपका कोई पर्स है जिसमें सिर्फ बचे हुए हैं 1000 रुपए और आपको पता है कि ये 1000 रुपए से मैं कितने दिन ही गुजारा कर सकता हूं, 2 दिन, 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। इसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी एक पर्स की तरह ही होता है, मतलब एक पूंजी होती है जिसमें सिर्फ पैसा बचा था $6 बिलियन। कहने को ये बहुत है, $6 बिलियन कोई कम नहीं है, लेकिन इतने बड़े देश को चलाने के लिए ना, भारत जैसे देश को चलाने के लिए $6 बिलियन बहुत ही छोटी रकम थी। हुआ क्या
अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, जिस तरह से आपके ये वाला पर्स इंपॉर्टेंट है ना, आपने बाहर से कुछ भी लेना है, बाहर से दाल लेनी है, आटा लेना है, चावल लेना है, कुछ भी लेना है, आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे। आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे तभी आपको मिलेगा ना। आप किसी से उधार करके भी आओगे, लेकिन आज नहीं दोगे, कल नहीं दोगे, लेकिन कुछ दिनों बाद उसको पैसा देना ही पड़ेगा। उसी तरह से होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब भी हम बाहर की कंट्री से कुछ अपने कंट्री में इंपोर्ट करवाते हैं, मान लो हमने यूएसए से यहाँ पे मशीनरी मंगवाई, यूएसए से क्या मंगवाई? मशीनरी, भारत में यूएसए से मशीनरी आ गई भारत में। अब भारत यूएसए से मशीनरी मंगवा रहा है, यूएसए फ्री में तो नहीं देगा ना, यूएसए पैसे लेगा। अब भारत के पास सिर्फ $6 बिलियन बचे थे, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जब भारत की जो कंडीशन है, उसको 14 दिन के लिए ही सेव कर सकते थे। ये बहुत ही जो है वो विकट समस्या थी। उस समय में देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बुलाया। जल्दी से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास जाओ और उन्हें कहो कि भारत के प्रधानमंत्री ने तुम्हें बुलाया है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी गए भाग के पीवी नरसिम्हा राव के पास और उन्होंने कहा कि क्या हुआ सर, आपने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया? क्या भारत पे कोई समस्या आई है? तो पीवी नरसिम्हा राव ने कहा कि भारत पे एक बहुत बड़ी आर्थिक प्रॉब्लम आई है और इससे तुम ही हमें सेव कर सकते हो। मनमोहन सिंह, तुम एक बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हो और मुझे विश्वास है कि इस समस्या में तुम ही समस्या का समाधान कर सकते हो। भारत पे एक आर्थिक संकट आया है, मैं तुम्हें प्रधानमंत्री तक की पावर देता हूं, लेकिन भारत को संभालो, जिस मर्जी कंडीशन से भारत को संभालो। पीवी नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बुलाया और उन्हें कहा कि हम तुम्हें प्रधानमंत्री तक की पावर देते हैं, पीएम तक की पावर देते हैं, आप जैसे मर्जी देश को संभालो। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्हें पता था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो पटरी से नीचे जा चुके हैं, उसे किस तरह से पटरी पे लाना है। तो उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव से कहा कि अगर हमें भारत की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है ना, तो हमें कुछ पैसे चाहिए, हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें पैसे चाहिए। तो पीवी नरसिम्हा राव ने कहा, भाई जो करना है, मैंने बोल लिया कि तेरे पास प्रधानमंत्री तक की पावर है, तूने जो करना है वो करो। तो क्या होता है, हर एक देश के पास ना कुछ ऐसे रिजर्व्स होते हैं। जैसे भारत के पास बहुत ज्यादा सोना था, गोल्ड। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, भारत का सोना लेके गए यूएसए में और वहां पे गिरवी रखा सोना। वो सोना गिरवी रखा और वहां से 300 करोड़ रुपया लेके आए। 300 करोड़ रुपया यूएसए से लेके आए। यूएसए और ब्रिटेन दो जगह इन्होंने रखा था, मतलब ऐसा मत मान लेना कि सिर्फ यूएसए में ही रखा, यूएसए और ब्रिटेन दो जगह उन्होंने सोना गिरवी रखा था भारत का और 300 करोड़ रुपया लेके आए थे। फिर उन 300 करोड़ रुपए जब वो भारत में लाए तो मनमोहन सिंह जी को पीवी नरसिम्हा राव ने पूछा, अब उन्होंने कहा अब हम इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करेंगे, अब हम ऐसी ऐसी पॉलिसीज चलाएंगे जिससे हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो होगी। उन्होंने कहा अब आप क्या करोगे? तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा, सर तीन पॉलिसीज मैं चलाऊंगा जिसकी वजह से अगर भारत की आर्थिक व्यवस्था पटरी पे ना आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसा बयान था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। अब वो तीन पॉलिसीज क्या थी? तो देखो, उन्होंने जो तीन पॉलिसीज चलाई थी, कब चलाई ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट आता है। 1991 में उन्होंने तीन रिफॉर्म्स चलाए थे। कौन कौन से रिफॉर्म्स? तीन चलाए थे भाई। प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी भारत में लाए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अब इन रिफॉर्म से हुआ क्या? ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया। अब देखो, किसी भी इकोनॉमी के ना, किसी भी अर्थव्यवस्था के दो सेक्टर्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर
पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। लेकिन भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट किया था। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा कि आधे जो कॉन्सेप्ट है वो पब्लिक सेक्टर से भी आएंगे, आधे जो कॉन्सेप्ट है वो प्राइवेट सेक्टर से भी आएंगे और वो बन जाती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। अब भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी का जब कॉन्सेप्ट आया तो जो पब्लिक सेक्टर था, जो गवर्नमेंट सेक्टर था, वो तो डेवलप होना स्टार्ट हो गया, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर था ना वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ। उसके पीछे से के काफी रीजन थे, लेकिन 1991 में जब प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट हुई तब हमारा जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज भारत में बड़ी ज्यादा एस्टेब्लिश हुई। अब वो इंडस्ट्रीज टैक्स देती थी गवर्नमेंट को, वो इंडस्ट्रीज ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती थी जो एक्सपोर्ट किए जाएं, जिसकी वजह से भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो फिर से पटरी पे आना शुरू हो गई। उसके बाद लिबरलाइजेशन, इस पॉलिसी ने क्या किया, मेकिंग इंडस्ट्रीज फ्री ऑफ लाइसेंस, मेकिंग इंडस्ट्रीज फ्री ऑफ लाइसेंस। देखो आपने लाइसेंस राज के बारे में सुना होगा, किसके बारे में, लाइसेंस राज। अब लाइसेंस राज क्या था, 1947 से लेके 1991 तक लाइसेंस राज चला। अब मान लो किसी पर्सन ने कोई अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, चाहे वो कॉटेज इंडस्ट्री हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही हो, वो अगर एस्टेब्लिश करनी है तो उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, और लाइसेंस लेने में उस समय बहुत ज्यादा पैसा जो है वो खर्च होता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हमारे देश में पैसे वालों की कोई कमी नहीं है, बस हम लिबरलाइजेशन कर दें, हम जो इंडस्ट्रीज हैं उसको लाइसेंस फ्री कर दें, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे उसको समाप्त कर दें, उसको थोड़ा कम कर दें, तो हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है वो और ज्यादा डेवलप होगा। ऐसा ही हुआ, हमारे जो इंडस्ट्रीज है जब वो फ्री ऑफ लाइसेंस हुई तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत बड़े ज्यादा इंडिविजुअल ने, बड़ी ज्यादा कॉर्पोरेट बॉडीज ने अपनी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की, क्योंकि उन्हें पता था कि अब गवर्नमेंट का हमारे इंडस्ट्री पे कोई कंट्रोल नहीं है, अब गवर्नमेंट हमें मतलब ये बोल नहीं सकती कि आप यही चीजें जो है वो अपनी इंडस्ट्री में बनाओ, जिसकी वजह से क्या हुआ, बड़े ज्यादा इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई। जितने ज्यादा इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होगी उतनी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ये सिंपल नियम है। और तीसरा ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में पहले से आ चुका था लेकिन 1991 में भारत में आया था। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, इंटर वर्ल्ड कनेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हुई, इंटर वर्ल्ड कनेक्टिविटी। ग्लोबलाइजेशन से जो हमारे आइडियाज थे, जो हमारी कैपिटल थी, जो हमारी चीजें थी, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जाने लगी। पहले क्या था, हम जो चीजें बनाते थे वो सिर्फ इंडिया में ही सीमित रहती थी, लेकिन 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी चली तब जो हमने चीजें बनाई वो बाहर की कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट हुई, और इंडियन बिजनेस का दरवाजा जो है वो बाकी कंट्रीज के लिए भी ओपन हो गया, जिसकी वजह से बाकी जो कंपनीज थी कंट्रीज की वो भी भारत में आई, जैसे कोका कोला है, टोयोटा है, टोयोटा फॉर्च्यूनर का नाम आपने सुना होगा, टोयोटा कंपनी है, ह्योंडई कंपनी है, वो सारी फॉरेन कंपनीज है जो इंडिया में आई थी। क्यों, क्योंकि 1991 में ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था, जिसकी वजह से भारत में बिजनेस अगर आपको करना है तो सभी के लिए दरवाजे जो है वो खुले हुए हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को इस कदर इंप्रूव किया कि आज भी प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो कर रही है एनडीए गवर्नमेंट, और वो अपने इन पॉलिसी से देश की इकोनॉमी जो है वो तीव्र गति से ग्रो हो रही है। बात ये नहीं है कि कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया, एनडीए ने किया, यूपीए ने किया, बात ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रो हो रही है। भारत की अगर अर्थव्यवस्था ग्रो होगी तभी भारत जो है वो एक विश्व गुरु बन पाएगा और विश्व स्तर पे अपनी पहचान बना पाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना ग्रेट लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी के बारे में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सके।
दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी है मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।